दिल्ली एनसीआर में धुंध, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर जो विजिबिलिटी है वो लगभग शून्य हो गई है, दिखना कम हो चुका है। कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें लेट हो रही है। उत्तर भारत के कई शहरों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। खासतौर से वो लोग जो कि सुबह सुबह सड़कों पर निकले, उन्हें विजिबिलिटी बेहद कम यहां पर दिखी है। अपने गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करते हुए लोग सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो खतरा है विजिबिलिटी कम का, लगातार उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हादसों का शिकार भी कई लोग इस वक्त हो जाते हैं जब वो कम विजिबिलिटी में सड़कों पर निकलते हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बारापुला फ्लाईओवर, सराय कालिका, डीएनडी फ्लाईवे, जनपथ, आईटीओ, अक्षरधाम, एम्स, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में धुंध, कोहरा, ठंड, एक्यूआई, प्रदूषण, सबका कहीं ना कहीं एक ट्रिपल अटैक जो है वो यहां पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक्यूआई की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पर इस वक्त एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है, लेकिन ठंड का सितम भी लगातार जारी है। सुबह सुबह कोहरा लगातार दूसरा दिन आज हो गया है जब जीरो विजिबिलिटी का सामना दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे हैं। धुंध और कोहरे की और ठंड की जो मार है इस वक्त रेल यातायात हो, हवाई उड़ानें हो, उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ रही है। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने स्थितियों का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के साथ दिल्ली वासियों को तिहरी मार झेलने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियां जो है वो लागू कर दी हैं। और आपको बताएं कि प्रदूषण का जो लेवल है वो इस वक्त दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो स्मॉग की चादर है वो इस वक्त दिल्ली के आसमान में आपको दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि और इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है उस पर भी असर पड़ रहा है। और वायु प्रदूषण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए CAQM की ओर से ग्रैप का जो स्टेज 4 है वो भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे दिल्ली में AQI 400 था, जो कि रात 8 बजे बढ़कर के 428 पर पहुंच गया। वहीं अगर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, धुंध, कोहरे और ठंड की जो ट्रिपल मार है वो दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। एक्यूआई का भी बुरा हाल है। अभी क्या स्थिति और मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है, उज्जवल? बिल्कुल, देखिए जी इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के अक्षरधाम जो फ्लाईओवर है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। और एक बार मैं स्थिति दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सामने आपको है, अमूमन इस जगह से निकलते हैं तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। यहाँ से अक्षरधाम जो है वो मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर है, जो रोज आएंगे तो आसानी से दिखता है, लेकिन वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। धुंध ने उसको अपनी भी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग की अगर देखिए हम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है फिलहाल वो ये कहा है कि अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरीके का जो मॉडरेट से लेके जो डेंस फॉग की कंडीशन है वो जारी रहेगी। और दिल्ली का देखिए जो सफदरजंग का इलाका है, पालम का इलाका है, वहां पर जो विजिबिलिटी है सफदरजंग में आज सुबह तकरीबन 0 मीटर के आसपास विजिबिलिटी रह गई, यानी 0 मीटर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर आप अभी भी देखेंगे तो देखिए लोग जो है अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं। सुबह 8 बजे का समय है, हालांकि देखिए सूरज भी निकल चुका है, लेकिन सूरज जो है उसकी किरणें पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। स्मॉग की जो चादर है वो दिल्ली के आसमान में छाई हुई है। देखिए दिल्ली के जो लोग हैं वो खासतौर पर मौसम के ट्रिपल अटैक की मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। सुबह 5:30 बजे तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिल्ली का तापमान दर्ज हुआ, तो वहीं देखिए घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। अगर आप ये देखेंगे ये सरकारी डाटा ऑफिशियल, और इसके अनुसार देखिए सुबह 7 बजे के आसपास ये डाटा अपडेट हुआ है। तकरीबन 439 जो AQI है वो दिल्ली का जो है वो ओवरऑल मापा गया है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है, रेड कैटेगरी में आता है। और इसी के वजह से दिल्ली में जो ग्रैप फोर्स की पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं, और उसका असर देखिए आपको दिल्ली में दिखाई भी दे रहा होगा। घना कोहरा और स्मॉग
इन दोनों की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हालांकि देखिए जो शीतलहर दिल्ली में चल रही थी उससे जो है वो फिलहाल लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो कोहरा है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से यातायात बहुत प्रभावित हो रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल उनकी रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ गई है। और सिर्फ देखिए सड़कों पर नहीं बल्कि जो रेलवे है और जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी बुरी तरीके से जो ये कोहरा है वो असर डाल रहा है। उनके जो फ्लाइट्स है, जो ट्रेन हैं, उनमें जो है वो डाइवर्जन और कैंसिलेशंस जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो कुल मिला के देखिए जहां पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है तो उसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। और देखिए मौसम विभाग ने ये भी बताया कि जो ईस्ट से हवाएं और साथ ही साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं वो तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रही हैं। तो एक कारण ये भी है कि दिल्ली में जो है एकदम अचानक जो है वो कोहरा आ जाता है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो दिल्ली में चल रही हैं और ये हवाएं और ये कोहरा मिलकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और मौसम विभाग ने देखिए अगले 5 दिन तक यही पूर्वानुमान जताया कि दिल्ली में लोगों को इसी तरीके के मौसम का जो मार है वो झेलनी पड़ सकती है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें तमिलनाडु से, जहां पर बस में भीषण आग लगी और आग लगने से स्लीपर बस जलकर खाक हो गई। रामेश्वरम से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और बस में 36 यात्री सवार थे। ये गनीमत रही, राहत की बात है कि सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। समय रहता सभी को बाहर निकाल लिया गया, आग पर भी काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। ये स्लीपर बस बताई जा रही है जो कि रामेश्वरम से बेंगलुरु जा रही थी। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही बस में आग लगी वैसे ही लोगों को बाहर निकाला गया और बस पूरी की पूरी आग की चपेट में आ गई। अफरा तफरी का भी माहौल बन गया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पानी की बौछारें की गई और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन पूरी बस जलकर खाक हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। बस में 36 यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की। यहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। वो तो गनीमत रही कि गहरी खाई में गिरने के बाद भी कार में सवार सभी लोगों की जान बच गई। खाई में गिरी कार का ये एक्सीडेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो देखने में किसी फिल्म के सीन का स्टंट जैसा लगता है, क्योंकि एक तेज रफ्तार कार आती है, खाई में गिरती है और गिरते पड़ते आखिर में सीधी खड़ी हो जाती है और फिर कार में सवार लोग एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, जो देखने में सही सलामत नजर आते हैं, जैसे मानो किसी को कुछ ना हुआ हो। हालांकि जैसे ही कार खाई में गिरी उसकी आवाज सुनकर पास खड़े लोग मदद के लिए भागे, लेकिन कार इस तरह से गिरी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब इस एक्सीडेंट को देख लोग कह रहे हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दरअसल ये भीषण आग लगी थी और आग लगने से स्टोर रूम के दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है और इतनी ज्यादा ये लपटें ऊपर तक उठ रही हैं कि 1 किलोमीटर दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता है। जैसे ही आग लगी वैसे ही आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक लगी आग से पूरे दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शुरू में लोगों ने खुद से ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर में रखे कागज की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसकी लपटें इतनी ऊंची थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर से भी धुआं साफ दिखाई दे रहा था। जब कर्मचारियों ने स्टोर रूम से धुआं उठता देखा, तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरे रूम और कागजों के भंडार की वजह से आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जिस जगह आग लगी वहां स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सालों पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हुए थे, जो सब जलकर राख हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। खुले हृदय का आदमी हूँ, मेरी खुला व्यक्तित्व है। दुष्कर्म जो करते हैं वो छुप के करते हैं, मेरी तरह खुद में कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ। ये एक अलग बात है कि हमारी चंदौसी थोड़ी छोटी मानसिकता का शहर है। ये आपत्तिजनक बयान संभल के एसएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दानवीर सिंह का है, जो खुलकर दुष्कर्म करने की बात कहते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। ये बयान उनका तब सामने आया जब कुछ छात्र उनके पास छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर उनके पास पहुंचे। फिर क्या,
प्रिंसिपल साहब लगे ज्ञान बांटने और इतना फ्रैंक हो गए कि चंदौसी को छोटी मानसिकता वाला शहर तक कह डाला। खुलेआम दुष्कर्म करने की बात कह डाली। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान आया है सामने। इंटरनेट रेप का सबसे बड़ा कारण है, कहना है एसटी हसन का। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पाते, इंटरनेट देश में अश्लीलता का कारण बन गया है। एसटी हसन ने इंटरनेट और शराब को रेप के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। एसटी हसन ने रेप की घटनाओं के लिए शराब को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया। वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। एसटी हसन के इन दो बयानों से हड़कंप मच गया। इसका असर कहां तक जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं ओडिशा के खुर्दा में दिल दहला देने वाला एक मामला आया है सामने, जहां पर चिप्स के पैकेट के अंदर मिले गुब्बारे ने 6 साल के मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 6 साल का तापस चिप्स खा रहा था, तभी उसके चिप्स के पैकेट से खिलौने के रूप में एक गुब्बारा निकला। चिप्स खाते खाते तापस गुब्बारा फुलाने लगा, तभी गुब्बारा अचानक फट गया और उसका एक टुकड़ा तापस के मुंह में चला गया, जिससे तापस को सांस लेने में दिक्कत हुई। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब जो बच्चा थोड़ी देर पहले मजे से चिप्स खा रहा था, उसकी उसी चिप्स के अंदर निकले गुब्बारे ने जान ले ली। जब ये बात लोगों को पता चली तो उनका दिल बैठ गया। वहीं तापस के परिवार का बुरा हाल है, लेकिन इस तरह चिप्स के पैकेट से निकलने वाले खिलौने ने तापस की जान ले ली। उससे कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि चिप्स के अंदर निकलने वाले खिलौने बच्चों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, 4 धाम को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार से आगे मोबाइल या फिर कैमरे ले जाने पर रोक रहेगी। केदारनाथ धाम में भी चबूतरे पर कैमरा चलाने की परमिशन नहीं होगी। कई वीडियोस क्योंकि यहां से सामने आते हैं, रील्स वायरल होती हैं, जिसकी वजह से विवाद की स्थितियां भी बनती हैं। और ऐसे में ये उत्तराखंड सरकार ने इस बीच लिया है बड़ा फैसला। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मोबाइल फोन आप नहीं ले जा पाएंगे। अब बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार से आगे मोबाइल या फिर कैमरे का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की हल्द्वानी में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर जालसाजों ने 39 करोड़ की ठगी कर डाली और लोगों से लिया पैसा शेयर बाजार और जमीन खरीद में लगा दिया। जब इस 39 करोड़ के घोटाले का पता चला तो कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने GMFX ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी के दफ्तर में छापेमारी की। शुरुआती जांच में पता चला कि कंपनी लोगों को 2 साल में पैसा डबल करने का झांसा देती थी। वहीं इतनी जल्दी पैसा डबल होने के लालच में कई लोगों ने तो अपने जीवन भर की कमाई कंपनी में निवेश कर डाली। कई लोगों ने तो पैसे डबल होने के लालच में कर्ज लेकर पैसा निवेश कर दिया। बाद में जब लोगों ने कंपनी से अपना पैसा मांगा तो कंपनी टालमटोल करने लगी, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने जनता दरबार में दर्ज कराई। जब इस फ्रॉड की जांच पुलिस ने की तो पता चला कि कंपनी ने भोले भाले लोगों से 39 करोड़ का फ्रॉड किया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर जबलपुर रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया और इस हादसे में ट्रेन के अंदर बैठे यात्री बाल बाल बच गए। बाजी के बाद जो हालात दिखे उसे एक महिला ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब वायरल है। ये देखिए, अभी हम लोग हैं रीवा इंटरसिटी में और भदनपुर के आगे मैहर पहुंचने ही वाली है और किसी ने कांच में इतना जोरदार पत्थर मारा है कि देखिए इसके कांच की चुरकुन चुरकुन हो गए, एकदम से छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखिए नीचे हम लोग बैठे थे, अच्छा हुआ कि आंख में नहीं लगा। ये पत्थरबाजी ट्रेन के एसी कोच पर हुई और यात्री बाल बाल बच गए। ये देखिए यहाँ कांच के इतने सारे टुकड़े हैं, नीचे भी पड़े और तो हम लोगों ने उठाकर फेंक दिए। ये देखिए वहाँ पूरी सीट में और तो उठाकर बाहर फेंके। इतने मोटे कांच को किसी ने तोड़ दिया मार के पत्थर, पता नहीं क्या मिल गया मार कर। महिला यात्री ने रेलवे से अपील की है कि पत्थर मारने वालों की तलाश की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
बात करते हैं कानपुर की, जहां पर एक शख्स ने पहले गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया। इस पति ने पुलिस वालों को हत्या की पूरी कहानी भी सुनाई। सचिन और श्वेता ने 4 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। सचिन ऑटो चलाता था, लेकिन जब पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो उसका खुलासा करने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। श्वेता को लगा कि अब रात को सचिन घर नहीं आएगा, लेकिन जब रात करीब 12 बजे सचिन अचानक घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर गया तो अपना कमरा देख, उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। सचिन ये कहानी महाराजपुर थाने में जाकर पुलिस वालों को सुना रहा था। उसने इस कहानी का अगला हिस्सा भी बताया और ये भी बताया कि कैसे श्वेता ने उसका दिल तोड़ दिया। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। सचिन और श्वेता किराए के कमरे में रहते थे, लेकिन जब उसने श्वेता की बदली हुई जुबान सुनी तो आग बबूला हो गया। क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके। इसे अफरोज मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। पत्नी की हत्या के बाद सचिन भटकता रहा और आखिर में पुलिस के पास पहुंच गया। घंटा घर गया, बैठा रहा, पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। फिर इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका, कि मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ। सचिन और श्वेता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन इस लव मैरिज का अब खौफनाक अंत हो गया है। वहीं यूपी के बुलंदशहर से एक कातिल पत्नी की कहानी सामने आई है। यहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हालांकि अब दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में जो 2 आरोपी नजर आ रहे हैं, उसमें से एक दिव्या है और दूसरा उसका प्रेमी पिंटू। दिव्या और नीरज की शादी लगभग 17 साल पहले हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इस परिवार में दरार तब पैदा होने लगी जब सोशल मीडिया पर दिव्या की दोस्ती पिंटू से हो गई। दिव्या सोशल मीडिया पर लंबा वक्त बिताती थी और वहीं पर उसे पिंटू मिल गया। दिव्या और पिंटू की दोस्ती आज से लगभग 12 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई। नीरज शराब पीने का आदी था और नीरज लगातार अपनी पत्नी दिव्या और पिंटू के बीच चल रहे अवैध प्रेम संबंधों का विरोध कर रहा था, जिसको लेकर दिव्या ने पूरी साजिश रची और अपने प्रेमी पिंटू से अपने पति नीरज की हत्या करा दी। जांच में पता चला कि नीरज को शराब पिलाकर पिंटू दिल्ली से बुलंदशहर ले गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले एक महिला का शव बरामद हुआ था। अब जांच में यह मालूम चला है कि पत्नी की हत्या उसी के प्रेमी ने की थी और जिस तरह से उसने शव को ठिकाने लगाया था, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आधी रात को जब ये शख्स मोहल्ले की गलियों से ठेला लेकर निकला तो लोगों को लगा कि कोई सब्जी वाला सामान बेचकर घर लौट रहा है, लेकिन जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, ममता शर्मा की मौत का राज सामने आ गया। ममता की हत्या संदीप नाम के किसी शख्स ने की थी जो उसका प्रेमी भी था। संदीप को शक था कि ममता उसके अलावा किसी और से भी फोन पर बात करती है और इसी के चलते संदीप ने उसकी चाय में नींद की दवा मिला दी और गला घोटकर ममता की हत्या कर दी। हत्या के बाद संदीप ने ममता के मुंह पर टेप लगा दिया ताकि उसके जिंदा बचने की गुंजाइश खत्म हो जाए। इसके बाद संदीप ममता के शव को ठेले पर लेकर निकला और नदी के किनारे फेंक दिया। जयपुर से बाइक चोरों की करतूत का वीडियो आया है सामने, जहां के एक पौष इलाके में सिविल लाइंस में बेखौफ चोरों ने बेहद आराम से बाइक चोरी कर ली और फिर मौके से फरार भी हो गए। उधर एक बाइक बाहर सड़क पर खड़ी हुई, इधर से 2 लोग पैदल आए। प्लानिंग के तहत एक निगरानी करता हुआ आगे बढ़ गया तो दूसरा बाइक पार्किंग की तरफ मुड़ गया। उसने तेजी से लॉक तोड़ा। जैसे ही लॉक टूटा, बाइक पर बैठे 2 चोर वहां से निकल गए। इसके बाद तीसरे चोर ने आराम से बाइक स्टार्ट की और वो भी फरार हो गया। सब कुछ 2 मिनट में हो गया। जिस इलाके में यह घटना घटी वहां राज्य के बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी रहते हैं, लेकिन ये चोरों की भी पसंदीदा जगह बनी हुई है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी देखिए असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिस वजह से उड़ानों पर खास तौर से असर दिख रहा है। इंडिगो ने घने कोहरे को लेकर अब एडवाइजरी अपने पैसेंजर्स के लिए जारी कर दी है। लखनऊ राजकोट हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं। कोहरे की वजह से उड़ानों के समय में बदलाव संभव है। इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। साथ ही इंडिगो ने अपने यात्रियों को कहा है कि फ्लाइट का स्टेटस देखकर, जांचकर उसके बाद ही आप अपने घर से बाहर निकले, एयरपोर्ट के लिए निकले। ये लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों से भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे विजिबिलिटी बेहद कम है और इस वक्त उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर हम उत्तर भारत के इलाकों लखनऊ, राजकोट और हिंडन एयरपोर्ट की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में कोहरे की वजह से उड़ानों के समय में बदलाव संभव है। देखिए, एक मां ही होती है जो अपने बच्चे के ऊपर कोई भी मुसीबत आने पर खुद अपनी जान को भी दांव पर लगा देती है। मां और बेटे का ये रिश्ता सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी काफी गहरा और बेहद मजबूत होता है, जिसका सबूत अफ्रीका से भी सामने आया है। पानी का बहाव काफी तेज है और इसमें एक हाथी और उसका बच्चा बह रहा है। हाथी ने तो फिर भी खुद को संभाले रखा है, लेकिन तेज बहाव के आगे नन्हे हाथी की हालत खराब हो चुकी है। नन्हा हाथी बहता चला जा रहा है, लेकिन मां भी हार नहीं मानती और उसे सूंड से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश में वो भी बहती चली जाती है। आखिरकार मां की ममता के आगे पानी की तेज लहरें हार जाती। हाथी की मां अपने बच्चे को लहरों से बाहर निकाल लेती और फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। ये वीडियो साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। यह ऐसा वीडियो है जिसने लोगों को भावुक कर दिया और खुश भी, क्योंकि अगर समय रहते मां ने नन्हे हाथी को नहीं बचाया होता तो शायद नन्हे हाथी की जान खतरे में पड़ जाती। तो वहीं बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। नतीजों के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस की हार को कामचोरी बताया। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के नतीजे आए तो मुंबई से नागपुर तक बीजेपी दफ्तर में जश्न का नजारा दिखाई दिया। इधर मुंबई में जगह जगह सड़क पर पोस्टर लगाए गए जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया। बीएमसी का किला फतह करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, महाराष्ट्र जीता और इन सब के साथ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास का एजेंडा भी जीता। इधर दिल्ली से कांग्रेस पर हमले शुरू हो गए। ये वोट चोरी नहीं, ये काम चोरी है। जो काम चोर होता है ना और काम नहीं करता है उसका हश्र यही होता है। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस की काम चोरी है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो देखिए, बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बीएमसी का किला तो फतेह कर लिया, लेकिन यहां पर अंदर खाने इस बात पर अब पेच फंसा हुआ है कि मेयर किस पार्टी का होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिंदे मुंबई में अपना मेयर चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीएमसी के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल में रखने की तैयारी शुरू कर दी ताकि उनके प्लान में कोई दिक्कत न आए। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है और शिंदे गुट की शिवसेना के 29 पार्षद जीते हैं। इन दोनों दलों के पार्षदों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 118 हो जाता है, जो बहुमत से 4 ज्यादा। यानी बीजेपी अपने दम पर मेयर नहीं बना सकती और शिंदे इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। बीएमसी में एकनाथ शिंदे किंग मेकर है और वो चाहते हैं कि बीएमसी का किंग उनकी पार्टी से ही हो। कुल मिलाकर शिंदे दबाव वाली राजनीति करने में लगे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो पार्टियां भी हैं जो कागजों पर जोड़ तोड़ वाली रणनीति बना रही हैं। बीएमसी में उद्धव गुट की शिवसेना के पास 65 सीट है, एमएनएस ने 6 सीट जीती है, कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं, जो कुल मिलाकर 95 हो जाता है। और इसमें अगर शिंदे के 29 पार्षदों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 124 हो जाता है, जो बहुमत से 10 ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है,
लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता और इसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना पर कब्जा किया था और जब वो बीजेपी के साथ गए थे तब उन्हें बेहद सम्मान के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर अब बदल गई है और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि वक्त ने एक बार फिर से उन्हें बड़ा बनने का मौका दिया है, जिसे वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। शिंदे जानते हैं कि वो जिसके साथ भी जाएंगे बीएमसी पर उसी का कब्जा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात बने। 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है और शिंदे मांग रखेंगे कि उसी दिन उनकी पार्टी का मेयर चुना जाए। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई है। मुंबई महानगर पालिका का नेता जो महापौर बैठेगा वो मराठी ही होगा और हिंदू होगा। अभी वो कौन से पार्टी से होगा, क्या होगा, ये दोनों तय करेंगे। इससे पहले बीजेपी की तरफ से मेयर पद पर दावेदारी ठोकी जा चुकी है। कंफर्म कर रहे हैं कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। मुंबई का महापौर ये हमारे महायुति का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। यानी बीजेपी डंके की चोट पर मेयर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना बैठकर फैसला लेने की बात कह रही है। तो देखिए, शिंदे गुट की शिवसेना के अंदर 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई है। तो उद्धव गुट की शिवसेना ने इतिहास के पन्ने खोल दिए और शिंदे पर निशाना भी साधा जा रहा है। बीजेपी से बचकर रहने की नसीहत भी दी जा रही है। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और लिखा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद न बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी न बनता। राउत ने कहा, मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष चाहे तो कभी भी बीएमसी में तख्ता पलट कर सकता है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। इस बीच एक तस्वीर बारामती से भी आई, जहां चुनाव के नतीजों के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। देखिए, नतीजों ने ये सबको बता दिया कि कैसे बीएमसी का चुनाव कांटे का रहा, लेकिन आखिर में बाजी महायुति ने मारी। हालांकि अब मेयर की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और उद्धव ठाकरे के एक बयान ने माहौल गर्मा दिया है। बीएमसी चुनाव में भले ही बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने बाजी मारी, लेकिन उद्धव ठाकरे के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो अभी भी खुद को मुंबई का धुरंधर समझते हैं। चुनावी नतीजों के बाद मातोश्री पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जीते हुए उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा, जिसे उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ नतीजों को गर्व करने लायक बताया, बल्कि ये भी कह दिया कि बीएमसी में मेयर बनने का उनका सपना अभी टूटा नहीं है। आपला महापौर व्हायला पाहिजे हे तर स्वप्न आहेच। मातोश्री के दरवाजे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उद्धव ठाकरे ने सभी पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान वो भगवा कुर्ता पहने नजर आए। इधर राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपार धनशक्ति और सत्ता की ताकत के सामने उनकी ये लड़ाई थी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह संघर्ष किया वो तारीफ के काबिल है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में इस बार ओवैसी की पार्टी ने भी विरोधियों को चौंका दिया। कई नगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और अब ओवैसी ने संदेश दिया कि उनकी सहमति के बिना कहीं भी गठबंधन ना किया जाए। अलग अलग नगर पालिकाओं में ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाके में बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में नजर आई है। सबसे ज्यादा छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने 33 सीट जीती है, जबकि मालेगांव में भी ओवैसी की पार्टी के 21 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसी तरह नांदेड़ में 14, अमरावती में 12 और धुले में 10 सीटों पर कब्जा किया, जबकि सोलापुर और मुंबई में 8 सीटों पर जीत दर्ज की। मुंबई में तो एआईएमआईएम ने राज ठाकरे की एमएनएस से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद ओवैसी ने स्थानीय नेताओं के लिए संदेश जारी किया है। मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूंगा, जहां जहां एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी। पिछली बार जब महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव हुए थे तब एआईएमआईएम ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 125 तक पहुंच गया है।
देखिए, ओडिशा में 2 जगह जांच एजेंसियों ने बड़ा छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। भद्रक में पशु तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ किया और पुलिस ने 1 करोड़ नगद बरामद कर लिए, तो वहीं गंजाम में भी ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। पैसे इतने जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, इस ठिकाने से बरामद हर चीज अब जांच के घेरे में है। पशु माफिया के तौर पर पहचान रखने वाले शेख ताजुद्दीन के घर पर पुलिस ने छापा मारा। तलाशी शुरू हुई। कार से लेकर घर का कोना कोना छाना गया। इसके बाद जो मिला वो चौंकाने वाला था। 500 रुपए के कई नोटों के बंडल एक बैग में मिले और फिर ऐसे कई बंडल मिलते गए। पैसे इतने थे कि उसे गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ी। गिनती शुरू हुई, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा पर जाकर खत्म हुई। गहनों की कीमत भी कई लाखों में बताई जा रही है। उधर गंजाम में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापा मारकर एक ऐसी अलमारी पकड़ी जो पूरी तरह से नोटों से भरी हुई थी। पैसे इतने ज्यादा जिसमें तिनका रखने की भी जगह नहीं बची थी। देखिए, ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कोहरे के चलते, कम विजिबिलिटी के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। दरअसल तेज रफ्तार और कोहरे के चलते कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। हादसा सेक्टर 150 में हुआ। बताया जा रहा है कि रात के वक्त रास्ते पर कोहरा काफी ज्यादा था और कार की स्पीड काफी तेज थी। ऐसे में मोड़ का पता ही नहीं चला और कार नाले की बाउंड्री तोड़कर निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से कार चला रहे युवक युवराज को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक एनडीआरएफ को हादसे की सूचना मिली और टीम ने मौके पर जाकर युवक को बाहर निकाला, तब तक उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी।